नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून से कई रूटों के लिए शुरू हुई हवाई सेवा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन फेज 2 का शुभारंभ। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दी सौगात। बीजेपी के दिल्ली में उत्तराखंड से 250 प्रतिनिधि लेंगे भाग। आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति पर दिल्ली बैठक में होगी चर्चा। पीएम मोदी और नड्डा भी करेंगे शिरकत। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान पर कांग्रेस का विरोध। गणेश जोशी के खिलाफ पुलिस में शिकायत कराई दर्ज। जोशी ने हल्द्वानी प्रकरण का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया था। बनभूलपुरा हिंसा में नैनीताल पुलिस की कार्रवाई जारी। अब तक 36 उपद्रवी गिरफ्तार। अतिक्रमण स्थल पर बनी नई पुलिस चौकी। 41 शस्त्र धारकों के निरस्त शस्त्र थाने में कराए गए जमा। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय। 12 मई को सुबह 6 बजे खोले जाएंगे कपाट। 25 अप्रैल को अभिषेक के लिए पिरोया जाएगा तिल का तेल। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन फेज 2 का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और डोईवाला विधायक ब्रिजभूषण गैरोला भी मौजूद रहे। देहरादून हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो गढ़वाल क्षेत्र और उत्तराखंड राज्य को कई लाभ पहुंचाने के लिए तैयार हो चुका है। तो आज जो ये टर्मिनल 2 का आज उद्घाटन हुआ है, इसके उद्घाटन होने से, इसके प्रारंभ होने से बहुत सारी जो हमारी सेवाएं हैं वो बहुत गुना, कम से कम 10 गुना सेवाओं में वृद्धि होने वाली है। लोगों की कैपेसिटी 10 गुना बढ़ गई है पहले की तुलना में। और यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए, पूरे देश दुनिया के आने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। और पिछले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद तेजी से हमारे राज्य के अंदर सभी सेवाएं बढ़ी हैं, सड़कों के क्षेत्र में, रेल सेवा के क्षेत्र में। ये पुराना टर्मिनल बिल्डिंग जैसा जो है हमारा 4 लाख कैपेसिटी का था। पर एनम कैपेसिटी जो होती है 4 लाख की थी, अभी जो है 47 लाख हो गई है और इसकी लागत आई है 486 करोड़ रुपये। और इसमें हमारे 48 चेक इन काउंटर्स हैं, एरो ब्रिजेज हैं, हमारी कन्वेयर बेल्ट जो हैं 4 हो गई हैं। तो हमारा 10 गुने से ज़्यादा क्षमता बढ़ गई है और एक साल की जो कैपेसिटी 47 लाख हो गई है, तो ह्यूज बिल्डिंग बन गई है। तो ये अगले दशकों तक हमें जो है सुविधा ये मिलती रहेगी। आपको बता दें कि 15 मामलों पर धामी कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। गृह विभाग में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को लेकर संशोधन हुआ। उनकी ड्रेस को लेकर फीस वापस नहीं होगी। सेवारत कार्मिकों को चिकित्सा प्रक्रिया में होने वाले खर्चे को लेकर फैसला लिया गया। टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए 50 मेधावी छात्रों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पंतनगर हवाई पट्टी के विस्तार को मंजूरी मिली। भाषा विभाग में 41 पद स्वीकृत। एक्सरे टेक्निकल के पदों को लेकर फैसला। वहीं प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म दी जाएगी। वन विभाग में योगदा आश्रम को 3 हेक्टेयर वन भूमि देने को मंजूरी। अब भारत सरकार को ये मामला जाएगा। वहीं उत्तराखंड में भी उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम शुरू की जाएगी। आयुष विभाग में 8 उच्चीकृत अस्पतालों में 82 पदों को स्वीकृति। वहीं विधानसभा सत्र देहरादून में ही होगा, गैरसैंण में नहीं होगा। आपको बता दें कि 15 मामलों में धामी कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई। इस दौरान कई बड़े फैसले कैबिनेट बैठक में लिए गए। भाजपा की दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय परिषद बैठक में उत्तराखंड से 250 पार्टी प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। 17-18 फरवरी को होने वाली बैठक में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति को लेकर सभी प्रदेश बूथ लेवल तक अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो है 17-18
फरवरी को दिल्ली में आहूत की गई है, और जिसमें देश भर के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं, हमारे विधायकगण होते हैं, हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, एमपीज़ हैं, वो सब लोग उसमें बैठक में रहते हैं। पूरे देश भर से तमाम कार्यकर्ता वहाँ आने वाले हैं, और प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता वहाँ पे सत्र भी लेंगे। और आने वाले समय में हमको पता है कि कुछ दिनों बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को चंदा जुटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कड़ी मेहनत के बाद भी लक्ष्य पूरा न होने पर कांग्रेस उत्तराखंड में कुछ लाख रुपए ही जुटा पाई है। कांग्रेस के 138वें राष्ट्रीय स्थापना दिवस पर देशव्यापी अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से 138, 1380, 13,800 या अधिकतम 1.38 लाख रुपए देने की अपील की गई थी, जिससे देश डोनेट फॉर देश अभियान की शुरुआत हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में चंदा जोड़ा जा रहा है। वहीं दोनों अभियानों में अब तक उत्तराखंड से कांग्रेस महज 25 लाख रुपए ही जमा कर पाई है। डोनेट फॉर देश अभियान में अब तक कुल 13.8 लाख रुपए, डोनेट फॉर न्याय यात्रा में 11.99 लाख ही चंदा जुट पाया है। आम लोगों की तरफ से भी अभियान में अब तक विशेष सहयोग नहीं मिल पाया। इसके अलावा कई कॉल सेंटर्स भी चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड से अभियान के तहत सबसे बड़ा सहयोग विधायक हरीश धामी ने 1,40,000 का दिया है। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने अलग अलग 1,38,000 रुपए चंदा दिया। चंदा न मिलने से कांग्रेस की टेंशन झलक रही है, जिससे भाजपा का हौसला दोगुना हो गया है। सबसे आपकी बात बिल्कुल सही है। जो उम्मीद थी हमसे कम मिला है। बहुत से लोग नहीं दे पाए हैं। कुछ का वेबसाइट डाउनलोड करने में भी दिक्कत हुई है, लेकिन दिया है, बहुत से लोगों ने दिया है। अभी वो गतिमान है। अभी न्याय में चंदा उसमें देने की बात हो रही है। बहुत से लोग दे रहे हैं। हम संपर्क कर रहे हैं लोगों से। हमें उम्मीद है कि इस महीने तक हम अपना टारगेट पूरा कर देंगे। कांग्रेस को जिन्होंने खड़ा किया था, जो लोग कांग्रेस के नाम से जाने जाते थे, आज वो सारे एक एक करके, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे उनके विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, तो सारे एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि भाई आज अपने नेतृत्व के प्रति, जो राष्ट्रीय नेतृत्व उनका है, उनके उस राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति किसी का भी विश्वास नहीं है, और किसी को लगता नहीं है दूर दूर तक कि भाई कांग्रेस अब सरवाइव कर पाई। त्रिपुरा में अतिक्रमण स्थल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल यहां पुलिस थाना खोलने की घोषणा की थी, और घोषणा के 24 घंटे के अंदर चौकी का उद्घाटन हो गया। हल्द्वानी हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मियों ने पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद अब सरकार कार्रवाई कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अवैध अतिक्रमण की जगह में थाना बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आदेश का पालन करते हुए 24 घंटे के भीतर चौकी का निर्माण किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस पूरी घटना में सैकड़ों पुलिसकर्मी और एक थाना जला दिया गया। प्रदेश में शांति व्यवस्था और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये फैसला लिया गया था। जहां भाजपा नेताओं ने अपने नेतृत्व पर आत्मविश्वास दिखाया है, वहीं कांग्रेस भाजपा पर निशाना साधते हुए सरकार पर अपने फेलियर पर पर्दा डालने का आरोप लगा रही है। अपनी प्रशासनिक चूक को ढकने के लिए धामी जी के प्रयास मात्र दिखाई पड़ते हैं। आज़ादी के बाद से पहली दफ़ा उत्तराखंड में इतना शर्मसार करने वाली घटना ने अंजाम लिया, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की कोशिश भरपूर की जा रही है, जबकि उत्तराखंड कभी भी कम्युनल नहीं रहा। उत्तराखंड में लोग एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। अलग अलग जाति, धर्म, पंथ, समुदाय के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, आपसी सौहार्द और प्रेमपूर्ण वातावरण में रहते हैं। उत्तराखंड राज्य में शांति व्यवस्था कायम रहे, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और वनपुरा की जो घटना हुई वो पूरे प्रदेश में देखा है किस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग जो है वहाँ पे थाना बनाए, उस पर जो विवादित स्थल था वहाँ पर चौकी बनाई गई है। निश्चित रूप से वहाँ पर शांति व्यवस्था रह सके,
और हर चीज़ पर पैनी निगाह रहे। पुलिस वहाँ पर अपनी रेगुलर गश्तें कर रही हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से भेंट वार्ता करते हुए कहा कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन और जन समस्याओं के निस्तारण के लिए मीडिया से मिलने वाले फीडबैक का पूरा महत्व दिया जाएगा और मीडिया के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर तत्काल संज्ञान लेकर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर बिष्ट ने कहा कि जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिकता से कार्य करने के साथ ही चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए माइक्रो प्लानिंग के साथ व्यवस्थाएं करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभागवार समीक्षा बैठक कर जिले में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति और चुनौतियों की पड़ताल की जा रही है ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन को तेजी से अमली जामा पहनाया जा सके। तैयारी होने लगी है और इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के स्तर से लगातार रोज बैठकें ली जा रही है। उन बैठकों में जो भी हमें निर्देश मिलते हैं, हमें चुनाव के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है, उसका हम लोग फॉलोअप भी यहाँ बैठकें लेते हैं और कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी कोई कमी है तो उसको पूरा किया जाए, चाहे वो मतदान केंद्र के बारे में हो या मतदाता सूची के बारे में हो या हमारे ईवीएम के बारे में हो या हमारे जितने पूरा कार्मिक डेवलप किए जाते हैं उनकी तैनाती के बारे में हो। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय हो गई है। कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। अभिषेक के लिए 25 अप्रैल को नरेंद्रनगर के राजमहल में सुहागिन महिलाएं तिलों का तेल पिरोएंगी। बसंत पंचमी के पावन मौके पर राजपुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल ने टिहरी के महाराजा मनुजेंद्र शाह की कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की गणना कर तिथि तय की है। कि आज पवित्र पर्व पे बसंत पंचमी के पर्व पे श्री श्री बद्रीनाथ जी के कपाट 12 मई 6 बजे सुबह खुलेंगे और गारू तेल का जो फंक्शन होता है वो 25 अप्रैल को होगा। बसंत पंचमी के अवसर पर जो पूर्व में टिहरी रियासत रहे हैं उनके जो महाराजा हैं उनकी जन्म कुंडली के आधार पर बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित की जाती है। इसी क्रम में आज बसंत पंचमी के अवसर पर महाराजा टिहरी मनुजेंद्र शाह जी की जन्म कुंडली के आधार पर जो राजपुरोहित हैं उन्होंने पंचांग गणना करके जो बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि तय की है वो 12 मई को प्रातः 6। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।